हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैं माधुरी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल माधुरी यादव टीजीटी में। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूँ कि मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया है। आप लोग को पता ही होगा अगर मेरे रेगुलर व्यूअर्स होंगे तो। जो पहले मैंने नाम रखा था पैशन ऑफ होम साइंस, वो जो है यूट्यूब पर पहले से एक नाम पड़ा हुआ था, इस वजह से मुझे चेंज करना पड़ा। माफ़ करना आप लोग। आज से अब से मतलब मेरा यही चैनल का यही वाला नाम रहने वाला है, ठीक है। फ्रेंड्स, आप लोग को पता है ना कि मतलब एक एक दिन करके हमारा ये जो टीजीटी के एग्ज़ाम का टाइम है कम होता जा रहा है। इस वजह से हम लोग को अपनी मेहनत जो है बहुत अच्छे तरीके से करनी है, ठीक है। अपनी पढ़ाई बहुत ही कंसिस्टेंसी से बहुत ही अच्छे से करनी है। तो आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि आज हम पढ़ने वाले हैं हम लोग क्लासेज ऑफ चेंज, ठीक। जैसे कि हम लोगों ने पहले ही बताया था कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्लासेज ऑफ चेंज मतलब परिवर्तन का वर्ग पढ़ने वाले हैं। इसके बाद जो है ऐसे ही हम 1 बाय 1 करके छोटे छोटे टॉपिक्स को आगे क्लियर करते चलेंगे। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ ये मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो देखने के बाद कि कैसी लगती है वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, जो हमारे से सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अन्य फ्रेंड्स में भी शेयर करिएगा जो होम साइंस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम 1 बाय 1 छोटे छोटे टॉपिक्स को क्लियर करते चलेंगे। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि क्लासेज ऑफ चेंज किसने दिया था। आपको पता ही होगा ना कि यहाँ से डायरेक्ट टीजीटी 2021 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आपको इस टॉपिक को इग्नोर नहीं करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, हम लोग के लिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, ठीक। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं कि अभी हम जैसे कि बताया ही था सबसे पहले कि आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासेज ऑफ चेंज। तो अगर आप लोग को याद होगा तो टीजीटी 2021 में सबसे सीधा प्रश्न यही पूछा गया था कि क्लासेज ऑफ चेंज मतलब परिवर्तन का वर्ग किसने दिया था। सबसे ऐसे इजी एकदम डायरेक्ट नाम पूछा गया था कि किसने दिया था, मुंडेल ने, ठीक। तो ये आपको याद रखना है कि परिवर्तन का वर्ग किसने दिया था, तो मुंडेल ने। कब दिया था, 1940 में। कहाँ पर दिया था, पर्ड्यू यूनिवर्सिटी में, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखते हैं। देखो क्या बोलते हैं, परिवर्तन का वर्ग दो लोगों के अनुसार आता है, ठीक है। तो मुंडेल के अनुसार अगर पूछा जाता है कि परिवर्तन का वर्ग कितने थे, तो 5 थे। वहीं पे ग्रास और कैंडल ने परिवर्तन के कितने वर्ग बताए हैं, 3 बताए हैं, ठीक है। अगर इस तरह से पूछा जाता है कि मुंडेल के अनुसार तो 5 लगाएंगे और ग्रास और कैंडल के अनुसार पूछेगा तो 3 लगाएंगे। अगर राइटर का नाम नहीं देके डायरेक्ट पूछा जाता है आपसे कि परिवर्तन के कितने वर्ग हैं, तो कितने वर्ग आप लगाएंगे, 5, क्योंकि परिवर्तन का वर्ग किसने दिया है, मुंडेल। तो मुंडेल के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे आंसर भी लगाएंगे, ठीक है। तो ग्रास और कैंडल के अनुसार जो है परिवर्तन का वर्ग वो 3 दिए हैं इन्होंने। हम देखते हैं पहला कौन है, हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन। दूसरा क्या है, कार्य क्षेत्र, संग्रहीकरण एवं उपकरण में परिवर्तन। और तीसरा है क्या, उत्पादन में परिवर्तन। उसके आगे देखो इन्होंने जो है इसके सब पार्ट्स को डिवाइड किया है, ठीक है। 3 के अलग अलग पार्ट हैं। उत्पादन में जो परिवर्तन है इसको बताया गया है कच्चे माल में परिवर्तन। उसके बाद दूसरा इसमें है तैयार माल में परिवर्तन। तीसरा है कच्चे एवं तैयार माल में परिवर्तन। कभी कभी ना आपको देखा ही होगा कि इसका सीक्वेंस लगाने के लिए भी आ जाता है। तो वैसे इतना ज़्यादा डेप्थ नहीं जाना है क्योंकि सीक्वेंस वगैरह नेट में पूछा जाता है। फिर भी अगर आप लोग नेट का एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो एक बार ध्यान रख सकते हैं। तो परिवर्तन के वर्ग कितने बताए गए हैं, ग्रास और कैंडल के अनुसार 3 बताए गए हैं। उनमें से पहला क्या है, हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन। दूसरा है कार्य क्षेत्र, संग्रहीकरण एवं उपकरण में परिवर्तन। तीसरा है उत्पादन में परिवर्तन। तीसरे के 3 सब पार्ट हैं, कच्चे माल में परिवर्तन, तैयार माल में परिवर्तन और कच्चे एवं तैयार माल में परिवर्तन, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे हम 1 बाय 1 सभी को पूरा डिटेल में डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। हाथ एवं शरीर की गतियों में परिवर्तन। हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन का इसमें देखो कुछ पॉइंट्स में ऐसे लिखा हुआ है कि मतलब बाएं हाथ का प्रयोग करना है, दैनिक दिनचर्या में सुधार करना है, गुरुत्वाकर्षण में सहायक जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे ले गया है, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम करने में थकान कैसी होती है, ज़्यादा होती है। या फिर देखो हवा के विपरीत दिशा में साइकिल चलाना ETC। ये तो हमारे लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ना। हवा के विपरीत दिशा में अगर हम साइकिल चलाएंगे तो क्या हम साइकिल आसानी से आगे बढ़ा पाते हैं, बिल्कुल नहीं बढ़ा पाते। उसी हिसाब से गुरुत्वाकर्षण में हाथ और शरीर की गतियाँ गुरुत्वाकर्षण में बहुत ही सहायक हैं। क्रियाओं को कम करके मतलब हम अपने क्रिया मतलब कम से कम क्रिया करके अधिक से अधिक काम कैसे कर सकते हैं, 2 या 3 क्रियाओं को एक साथ करके
कार्य में गतियों का उपयोग करके, कार्य का प्रभावशाली अनुक्रम बना के, कार्य में निपुणता पूर्वक, ठीक है, वेग के साथ कार्य करना, उसके बाद कार्य कौशल व्यवस्थित करना, दोनों हाथों से कार्य करना, ठीक, कार्य को सही क्रम में करना, कार्य में संतुलन बना के करना। ये सभी इसमें से कभी कभी पूछ लिया जाता है कि हाथ एवं शरीर की गति में परिवर्तन के में कौन कौन से, मतलब इसमें ऑप्शन में ऐसे दे देगा मल्टीपल में, तो यहाँ से आपको इस तरह से टिक करना है, ठीक। वैसे यहाँ पे देखो वुडवर्थ के अकॉर्डिंग यहाँ पे परिभाषा दी गई है, कार्यकुशलता का ज्ञान प्राप्त करने की अवधि में व्यक्ति को 3 परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। कितनी परिस्थितियों से? 3 परिस्थितियों से। पहली है अन्वेषी अवस्था, दूसरी है अकुशल एवं साध्य अवस्था, तीसरी है कुशलतापूर्वक काम करने की अवस्था। उसके बाद आगे हम देखते हैं कार्य सरलीकरण की तकनीकी। कार्य सरलीकरण बहुत पूछा जाता है, ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक। इसको आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट करके रखना है, ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट करके रखना है, ये बहुत पूछा जाता है यहाँ से। कार्य सरलीकरण की कभी कभी तो ऐसे ही डायरेक्ट पूछ दिया जाता है। कितनी तकनीकी होती है? 2 तकनीकी होती है, पहला औपचारिक, दूसरा अनौपचारिक। औपचारिक तकनीकी, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मल टेक्निक, इसको अनौपचारिक तकनीक को इंग्लिश में बोलते हैं अनफॉर्मल टेक्निक, या फिर इसी को बोलते हैं पेन पेंसिल टेक्निक। तब इसके आगे हम दोनों को देखते हैं कि औपचारिक तकनीक के कितने प्रकार बताए गए हैं, अनौपचारिक तकनीक के कितने प्रकार बताए गए हैं, ठीक है। तो औपचारिक तकनीकी जो है, इसमें औपचारिक तकनीकी के भी 4 प्रकार बताए गए हैं और अनौपचारिक तकनीक के भी 4 प्रकार बताए गए हैं। तो इनमें से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा औपचारिक तकनीकी का भाग है और कौन सा अनौपचारिक तकनीक का भाग है, ठीक। तो इसको आप लोग को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। देखिए औपचारिक तकनीकी के कितने भाग बताएंगे हैं, अभी हम बताए कि 4 हैं। पहला है क्या? माइक्रो मोशन, दूसरा है साइक्लोग्राफ, तीसरा है मेमो मोशन, चौथा है स्टॉपवॉच। वैसे दोनों में जो है बहुत ही कन्फ्यूजन होता है, इस वजह से मैंने अपने याद करने के लिए जो है एक बनाया है CMMS। मतलब पहले तो हमने इस तरह से बनाया है कि MMS, ठीक, क्योंकि एक्सटेंशन एजुकेशन में एक MMS की पोस्ट आती है, तो उसके आगे हमने C ऐड कर लिया है। मतलब मुझे वो याद रहता है कि MMS की पोस्ट आती है और उसके आगे पहले C लगा देना है। मतलब चाहे आप आगे लगा लो चाहे पीछे लगा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आपको चारों याद होना चाहिए। तो M से माइक्रो मोशन, M से मीमो मोशन, S से स्टॉप वॉच, C से क्रोनोसाइक्लोग्राफ। आप कोई भी एग्जाम्पल याद कर मतलब आगे पीछे करके याद कर सकते हैं। आप अपनी भी ट्रिक के अनुसार, मतलब आप चाहे तो कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप मेरा ही याद रखें, ये मुझे इजी लगा तो इसलिए मैंने बना लिया, ठीक। आपको जो मतलब आसान लगे आप कुछ अपने हिसाब से सहूलियत से बना सकते हैं। उसके बाद देखो ये भी जो है 4 तरह की, अभी हमने बोला था ना कि अनौपचारिक तकनीक कितनी प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है, ठीक। कौन सी होती है? प्रोसेस चार्ट होती है, ऑपरेशनल चार्ट होती है, मल्टीमैन होती है, पाथवे चार्ट होती है। तो इसके लिए भी मैंने देखो एक ट्रिक बना लिया है, ओम P2। ओम मतलब ओम प्रकाश, मेरे यहाँ एक लोग हैं ओम प्रकाश, तो मैंने उन्हीं को ऐसे बना लिया। ओम मतलब ऑपरेशनल, M से मल्टीमैन और P2 मतलब देखो P से 2 है, एक पाथवे है एक प्रोसेस चार्ट है, ठीक। तो इस तरह से हमने दोनों को बना लिया है। देखो यहाँ पे आप दोनों को एक साथ देख सकते हैं। औपचारिक तकनीक में 4 हैं, अनौपचारिक तकनीक में भी 4 हैं। तो औपचारिक तकनीक में CMMS है, तो C फॉर क्रोनोसाइक्लोग्राफ और मल्टीमैन और क्या बोलते हैं मेमो मोशन और स्टॉप वॉच, ठीक। और ओम P2 ऑपरेशनल चार्ट, मल्टीमैन, पाथवे और प्रोसेस, ठीक। इस तरह से इसमें से छांटने के लिए अभी हमने पहले ही बताया कि इसमें से छांटने के लिए दे देता है कि कौन सा औपचारिक तकनीक का है, कौन सा अनौपचारिक तकनीक का है। तो देखो ये पूरा ही टॉपिक लगभग काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो आपको ध्यान में रखना ही है। औपचारिक तकनीक में विषय विशेषज्ञों द्वारा, ये औपचारिक तकनीकी है किसके द्वारा प्रयोग की जाती है? विषय विशेषज्ञों के द्वारा प्रयोग की जाती है। हम लोगों ने जैसे देखो एक्सटेंशन एजुकेशन में भी पढ़ा था ना कि औपचारिक तकनीक कैसी होती है, एक समयबद्ध तरीके से की जाती है ना। वहीं पे जो अनौपचारिक तकनीकें है उसमें कोई समय की बाध्यता नहीं होती है, वो स्कूल से बाहर की शिक्षा होती है। आप थोड़ा सा वहाँ से जोड़ सकते हैं। तो औपचारिक तकनीक देखो यहाँ पे है वैसे ही, देखो प्रयोगशाला पर आधारित होती है। औपचारिक तकनीक विषय विशेषज्ञों
विशेषज्ञों द्वारा प्रयोग की जाती है। औपचारिक तकनीक में देखो, अब हम इन पे सभी को डिटेल में पढ़ेंगे। देखो क्या था, औपचारिक तकनीक के 4 प्रकार बोले गए थे, ठीक। एमएमएस, सीएमएमएस, है ना। तो क्रोनोसाइक्लोग्राफ, मेमो मोशन, माइक्रो मोशन और स्टॉप वॉच। तो माइक्रो मोशन देखो क्या कह रहा है कि यह सूक्ष्म गतीय चित्रण है। सूक्ष्म गतीय चित्रण इसमें खींचते हैं और रिकॉर्ड को कैसा रखते हैं, अस्थायी रिकॉर्ड को रखते हैं। इसमें शरीर की गति और शरीर के अन्य भागों की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है समय उपकरण के माध्यम से। ये सब जो मतलब जो गतियों का अध्ययन करते हैं वो किसके माध्यम से करते हैं, समय उपकरण के माध्यम से करते हैं। और मोशन पिक्चर का रिकॉर्ड जो है किस में रखते हैं, माइक्रो मोशन में रखते हैं। तो पूछा जा सकता है कि मतलब जो मोशन पिक्चर्स होता है उसका रिकॉर्ड किस में रखते हैं, माइक्रो मोशन में, साइक्लोग्राफ में, है ना, किस में रखते, स्टॉप वॉच में किस में रखते हैं। तो आप टिक करोगे माइक्रो मोशन में। उसके बाद देखो यहाँ पे समय उपकरण आदि का प्रयोग किया जाता है। शरीर के घुमाव का चित्रण किया जाता है, ठीक। शरीर के घुमाव का चित्रण किया जाता है। उसके बाद दूसरा हम देखते हैं साइक्लोग्राफ। साइक्लोग्राफ इसमें जो है फोटोग्राफिक यंत्र का प्रयोग करते हैं। फोटोग्राफिक यंत्र को शरीर के किसी भी भाग से जोड़ देते हैं और उस भाग की क्रियाओं को विद्युत बल्ब के प्रकाश का रेखीय चित्र बन जाता है। किसी कार्य के करने हेतु की जाने वाली गतियों के प्रकारों का अध्ययन किया जाता है। तो किसमें किया जाता है, साइक्लोग्राफ में किया जाता है। किसी कार्य के करने हेतु जो गतियां की जाती हैं उनके प्रकार का अध्ययन किसमें किया जाता है, साइक्लोग्राफ में किया जाता है। अगला हम देखते हैं मेमो मोशन। इसमें जो है मेमो मोशन में कुल शारीरिक गतियों का अध्ययन किया जाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ना कि कुल शारीरिक गतियों का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो मेमो मोशन में किया जाता है। उसके बाद अगला स्टॉप वॉच। आप देखे होंगे कि स्टॉप वॉच यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है। एक मिनट, यहाँ से भी क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। फिलहाल ये मेरा यहाँ से रॉन्ग चला गया था, लेकिन आप लोग को रॉन्ग नहीं करना है। देखो यहाँ से भी क्वेश्चन आया ही हुआ है। स्टॉप वॉच इसमें कार्य प्रयुक्त शारीरिक गतिविधियों एवं तत्वों एवं सेकंड के भागों का रिकॉर्ड किया जाता है। सेकंड के भाग का रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें जो है तत्वों को TMU से प्रदर्शित करते हैं। तो TMU का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। क्या होता है, टाइम मेजरमेंट यूनिट। फुल फॉर्म इसका क्या होता है, TMU का, टाइम मेजरमेंट यूनिट, ठीक। उसके बाद आगे है, देखो यहाँ से रखना है कि एक समय मापक इकाई कितना होता है, 1 सेकंड का होता है, ठीक। एक समय मापक इकाई कितना होता है, 1 सेकंड का होता है। और यह जो है 0.36वां भाग होता है, ठीक। कितना होता है, 0.36वां भाग होता है। 1 मिनट, यही क्वेश्चन पूछा गया था उसमें। 1 मिनट का मतलब ये कौन सा भाग होता है, TMU। तो देखो 0.00006वां भाग होता है, ठीक। तो यहाँ पे समय मापक यंत्र में 1 मिनट का कितना भाग होता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन यही था कि समय मापक यंत्र में 1 मिनट का कितना भाग होता है। तो कितना भाग होता है, 0.006वां भाग होता है। देखो ये मिनट का है और ये सेकंड का है, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, ये मिनट का इतना भाग है और मतलब इसमें 1 सेकंड का 0.36वां भाग होता है। उसके बाद आते हैं पेन पेंसिल टेक्निक में। पेन पेंसिल टेक्निक में कितने सिंबल्स बताए गए हैं, 5 बताए गए हैं। तो पेन पेंसिल टेक्निक में 5 सिंबल बताए गए हैं। इसमें देखो पेन पेंसिल टेक्निक में सबसे पहले क्या थे, प्रोसेस चार्ट था कि नहीं था। तो सबसे पहले हम लोग प्रोसेस चार्ट देखते हैं। प्रोसेस चार्ट में इसमें किसी भी व्यक्ति विश्लेषण के नाम से जाना जाता है। पेन पेंसिल तकनीक एक विशेष प्रकार का शोध अध्ययन है। कैसा अध्ययन है ये, शोध अध्ययन है। इसमें कार्यकर्ता जो है कार्य को पहले मौखिक तरीके से फिर परिवर्तित तरीके से करता है। कार्यकर्ता किस तरह से कार्य करता है, पहले मौखिक तरीके से कार्य करेगा, उसके बाद उस कार्य के मतलब अपने परिवर्तन को करके फिर कार्य को दूसरे तरीके से करता है। बाद में इन दोनों की क्रियाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, ठीक है। कि मतलब पहले कार्य किया तो कैसा रहा और बाद में जब परिवर्तित करके उसमें तरीके में परिवर्तन करके कार्य किया तब कितना टाइम लगा, ठीक है। देखो अनावश्यक गति को रोकने के लिए नियत कार्य के संचालन एवं बहाव का चरण से जो है
बहाव के चरण का विवरण इसमें होता है और फिर अनावश्यक गतिविधियों को रोका जाता है। तो ग्रास और कंडल ने जो बताया है ना, ग्रास और कंडल ने इसमें कुछ प्रतीक बताए गए हैं। अभी अभी हमने देखा था प्रोसेस चार्ट में कितने सिंबल्स का प्रयोग होते हैं, तो 5 सिंबल का प्रयोग होते हैं और उन्हें उन सिंबल्स को किसने दिया है, ग्रास और कंडल ने। तो आपको ये भी याद रखना है ना, कभी कभी यहाँ से पूछ लिया जाता है कि छोटे गोले का क्या अर्थ होता है, प्रोसेस चार्ट में छोटे गोले का क्या अर्थ होता है, बड़े गोले का क्या होता है, चौकोर गोले का क्या होता है, चतुर्भुज का, ट्राइंगल का क्या होता है ना, और गोले में अगर क्रॉस करके लगा हुआ है, उसमें लगा हुआ है अर्ध गोला बना हुआ है तो उसका क्या अर्थ होता है। ठीक, तो यहाँ से इनकी क्रियाओं का आप लोग को ये ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे प्रोसेस चार्ट में भी 5 सिंबल्स बताए गए हैं, ऑपरेशन चार्ट में 3 सिंबल बताए गए हैं, ऐसे ही हैं वो भी, अभी उनको हम आगे देखते हैं। तो अगर छोटा गोला है प्रोसेस चार्ट में तो उसमें ये बता रहा है कि कार्यकर्ता का एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति, मतलब जो भी कार्यकर्ता होगा वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने कार्य को, जैसे यहाँ पे कोई कार्य करता है और यहाँ से यहाँ पे जा रहा है वो कार्य को करने के लिए। ठीक है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर कार्यकर्ता जो गति कर रहा है उसका मापन हम किससे, छोटे गोले के माध्यम से करते हैं। और वहीं पे देखो बड़े गोले का बड़े गोले का मीन्स है मतलब खड़े होकर कार्य करना। कोई भी जो कार्य करता होगा सिर्फ पर्टिकुलर एक जगह खड़े होकर कार्य करेगा, ना कि कहीं इधर उधर मूव करेगा। ठीक है, वहीं पे देखो चतुर्भुज का क्या अर्थ है, कार्य की मात्रा व गुणवत्ता का निरीक्षण करना। ठीक है, मतलब जो अगर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो उसकी जो कार्य की मात्रा है, मतलब उसने कितना काम किया और उसका कार्य जो है कैसा, उसका कार्य का क्वालिटी कैसा है, उसका क्या करना, निरीक्षण करना। और यहीं पर ट्राइंगल का अर्थ होता है कार्य में बाधा उत्पन्न करना। ठीक है, मतलब जैसे हम कोई कार्य को कर रहे हैं उसमें कोई दूसरा व्यक्ति आके इंटरफेयर कर दे तो उसका मतलब क्या होता है, ट्राइंगल का कार्य में बाधा उत्पन्न करना। ठीक है, देखो गोले के बीच से अगर ऐसे बीच से अर्धगोला बना हुआ है तो इसका क्या मतलब होता है, क्रिया व गति साथ साथ करना। ठीक है, देखो छोटे गोले का मतलब क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति। तो देखो गति तो इसमें भी कर रही है लेकिन क्रिया व गति दोनों साथ में हो रही है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की गति कर रहा था, कार्य नहीं हो रहा था, लेकिन इसमें दोनों चीजें हैं। ठीक है, और इसको क्या पढ़ेंगे, डॉटेड वृत्त पढ़ेंगे या फिर मिश्रित। देखो प्रोसेस चार्ट में प्रत्येक स्टेप का अध्ययन करते हैं, इसमें किसका अध्ययन करते हैं, प्रोसेस चार्ट में प्रत्येक स्टेप का अध्ययन करते हैं। लेकिन वहीं पे जो ऑपरेशन चार्ट होता है उसमें प्रोसेस चार्ट के समान जो है प्रत्येक स्टेप का अध्ययन नहीं करते हैं। ठीक, इसमें पूर्ण क्रिया का अध्ययन ना करके सिर्फ कोई एक ही विशिष्ट चरण का अध्ययन किया जाता है। मतलब जैसा हम लोग करते थे ना, प्रोसेस चार्ट में पूरे 5 स्टेप्स का अध्ययन कर रहे थे, लेकिन ऑपरेशन चार्ट में पूरे स्टेप्स का अध्ययन न करके मतलब पर्टिकुलर किसी एक स्टेप का अध्ययन करते हैं। इसमें है दोनों हाथों के हलचलों पर विचार किया जाता है और एक स्पेसिफिक स्टेप का अध्ययन इसमें करते हैं। ठीक है, उसके आगे देखो हम अभी भी देखें ना कि इसमें कितने सिंबल्स बताए गए हैं। देखो प्रोसेस चार्ट में कितने सिंबल्स बताए गए थे, 5। ठीक, लेकिन वहीं पे ऑपरेशन चार्ट में कितने सिंबल बताए गए हैं, 3 सिंबल बताए गए हैं। ठीक है, देखो उसमें भी देखो छोटा वृत्त था और बड़ा वृत्त उसमें भी था। ठीक है, तो वहाँ पे पूछेगा आपके कि प्रोसेस चार्ट में छोटे वृत्त का क्या मतलब है और ऑपरेशन चार्ट में छोटे वृत्त का क्या मतलब है। इस तरह से क्वेश्चन में वो इंडिकेट करेगा। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, तो जो ऑपरेशन चार्ट यहाँ पे जो ऑपरेशन चार्ट है उसमें छोटे वृत्त का क्या अर्थ है, भुजाओं की गति, और बड़े वृत्त का क्या अर्थ है, अंगुलियों की गति, और ट्राइंगल का क्या अर्थ है, भुजाओं व अंगुलियों दोनों का आलस्य इसमें बता रहा है। ठीक है, और इसमें देखो हम लोग तीसरा है मल्टीमैन। मल्टीमैन ये कैसा होता है, प्रोसेस चार्ट के समान ही ये भी होता है। ठीक है, कैसा होता है, प्रोसेस चार्ट के समान होता है। इसका प्रयोग उन स्थानों पर किया जाता है जहां पर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कार्य कर रहे हों, वहां पे किसका प्रयोग किया जाता है, मल्टीमैन चार्ट का प्रयोग किया जा सकता है। इसमें भी प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। इसमें भी तुलनात्मक अध्ययन विशेष रूप से रुकावट का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, रुकावट का अध्ययन करते हैं। ठीक, और उसके बाद ये यहाँ से पाथवे चार्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछा जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये पूछ लिया जाता है सबसे पहला यही क्वेश्चन,
कि पाथवे चार्ट का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो किसने किया था, श्रीमती गिलवर्थ ने किया था। इसमें किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, पिन व धागे का प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसको याद रखना है आपको, किसका प्रयोग किया जाता है पाथवे चार्ट में, पिन और धागे का प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था इसका, श्रीमती गिलवर्थ ने प्रयोग किया था। इसमें क्या करते हैं, फ्लोर प्लान को जो है एक तख्ते पर बना लेते हैं तथा ड्राइंग बोर्ड पर नक्शे में जिस स्थान से कार्यकर्ता मुड़ते हैं उस स्थान पर पिन लगा देते हैं। पूरा कार्य होने के पश्चात धागे की कुल लंबाई नापकर दूरी ज्ञात करते हैं। जैसे आपको बता दें, हम एक समझाने की कोशिश करते हैं, फिर भी देखिएगा। जैसे कोई भी जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पे कार्य कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक कार्य कर रहा है पर्टिकुलर, वो दूसरी जगह पे अगर कोई सामान लेने आता है तो हम एक पिन को यहाँ पे लगा देंगे और यहाँ से धागे को यहाँ पर इस पिन में फंसाएंगे। उसके बाद वो कार्यकर्ता मान लो यहाँ से कुछ सामान लिया और यहाँ से उठाने के बाद फिर यहाँ पे आता है, ठीक, उसको यहाँ से कोई सामान लेना है तो हम एक पिन को यहाँ पे फंसाएंगे और यहाँ से धागे को यहाँ ले आएंगे। फिर मान लो वो यहाँ से अपना सामान जो भी लिया वो वो उठाया, उसके बाद उसको यहाँ पे जाना है, ठीक, तो हम यहाँ पे फिर से एक पिन लगाएंगे यहाँ पे और धागे को फंसा लेंगे। उसके बाद जब ये होगा, प्रतीत होगा कि अब कार्यकर्ता का जो कार्य है वो पूरा कर चुका है अपने काम को, अब उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की ज़रूरत नहीं है, तब हम क्या करते हैं, पिन को जो है हर जगह से निकालते हैं और उसके बाद चेक करते हैं कि उसको यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ आने में कितनी दूरी तय करनी पड़ी, ठीक, तो इनका पूरा हम डिटेल अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम पूरी लंबाई का अध्ययन करते हैं कि उसने जो है कुल कितनी दूरी तय की। यह चार्ट जो है 2 बार बनाया जाता है। कितनी बार बनाया जाता है, 2 बार बनाया जाता है। एक इसमें मौलिक चार्ट होता है, दूसरा संशोधित चार्ट होता है। मौलिक और संशोधित चार्ट में तुलना करके जो है कार्य को क्या करते हैं, सरल बना लेते हैं, ठीक है। तो दोनों को जो है संशोधित करते हैं कि कौन सा कठिन है, कौन सा सरल है, तो जो इजी ज़्यादा लगता है तो उसमें संशोधन करके हम कार्य को इजी बना लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ये क्लास ख़त्म होती है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, पाथवे चार्ट आपको याद रखना है। उसके बाद मल्टीमैन याद रखना है, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। इसमें जो है ये ऑपरेशन चार्ट ये पूछा जाता है, ऑपरेशन चार्ट में कितने सिंबल होते हैं और इनका प्रयोग जो है, इन सिंबल्स का प्रयोग किस लिए किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोसेस चार्ट ध्यान रखना है, प्रोसेस चार्ट में कितने सिंबल होते हैं ये आपको ध्यान रखना है। ये सिंबल्स जो है किसने दिए हैं, ग्रास और कैंडल ने दिए हैं, ये आपको याद रखना है। उसके बाद ये TMU यहाँ से पूछा जाता है ना, इसको भी याद रखना है आपको। उसके बाद जो है फॉर्मल और इनफॉर्मल टेक्निक्स होती हैं, औपचारिक तकनीक और अनौपचारिक तकनीक, इसके कितनी बताई गई हैं, कार्य सरलीकरण की 2 बताई गई हैं और दोनों में जो है 4-4 हैं, इनको याद रखना है। उसके बाद यहाँ से ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्लासेज ऑफ चेंज किसने दिया था, कब दिया था, किस यूनिवर्सिटी में दिया था, ग्रास और कैंडल ने कितना दिया था, मुंडेल ने कितना दिया था, और इनके जो सीक्वेंस नेट वगैरह में इसके सीक्वेंस पूछ लिया जाता है कि सीक्वेंस अरेंज करने के लिए। तो आज की क्लास ख़त्म होती है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो गई तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से करें। तो मिलते हैं हम आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे।